डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हैदर है और मैं बिहार के पटना शहर का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 7 सालों से यहाँ पर मिस्त्री का काम कर रहा हूँ। जहाँ भी नया घर बनता है मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और काम मिलना तो जायज़ है। यहाँ कई घर मैंने बनाए हैं। अपने हाथों से बने हुए उन घरों को देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस काम में कमाई कम होती है। ज़्यादा पैसे तो ठेकेदार ही ले जाता है। यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ मिस्त्री का काम करने वाले कई लोग हैं। कभी कभी तो 1 महीने तक काम मिल ही नहीं पाता। इसीलिए कभी कभी मन में विचार आता है कि काम छोड़ ही दूँ, तो फिर मन समझाने लगता है ये काम छोड़ दूंगा तो क्या करूँगा, और कोई काम मुझे आता भी नहीं और पढ़ाई मैंने सिर्फ 8वीं तक ही की थी। अगर आप पूरा 1 महीना घर में बैठे रहें और आपको काम ना मिले तो खुद पर ही गुस्सा आने लगता है। इसी तरह कभी कभी मैं खुद पर ही झल्ला दिया करता था। मैं शादी करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन शादी कैसे करूं? अगर इसी तरह भविष्य में 1 महीने तक घर बैठना पड़ जाए तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं मैं? क्या कोई और काम ढूंढ लूं? कुछ नहीं आता मुझे। मैं कई लोगों के पास गया, क्या काम करूं? क्या मैं बिजनेस करूं? मेरे पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं, और अगर 1 महीने खाली बैठे भी रहूं, अगले महीने ज़्यादा काम मिल भी जाए तो इतना काम ये शरीर झेल नहीं पाता कि 2 महीनों का एक साथ किया जा सके। काम तो बराबर ही करना पड़ता है, और 1 महीना खाली बैठना यानी कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। मैंने सोचा था क्यों ना इस शहर को बदलकर किसी और शहर चले जाऊं। नए शहर में शायद काम ज़्यादा मिल जाएगा और वहाँ पर शायद मेरे काम की कद्र भी ज़्यादा होगी। मैं नए शहर को ढूंढना शुरू हो गया था। जान पहचान वालों से पूछना शुरू हो गया था। कई दुकानदार दोस्त मुझे यही कहे जा रहे थे, हैदराबाद चला जा, बहुत काम है वहाँ पर। वहाँ नए नए घर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं और तुझे वहाँ पर काम मिल ही जाएगा। कई बार तो 6 महीने लगातार काम मिलेगा। घर तो तू बैठेगा नहीं, बल्कि काम करते करते थक जाएगा। मुझे खुशी हुई थी उनकी बातें सुनकर, और मैंने मन बना लिया था हैदराबाद तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन एक नए शहर में जाकर बसना इतना आसान नहीं होता। मैंने अपना सामान बांधा, अपने कुछ दोस्तों से पूछा जो वहीं पर जाने वाले थे। उनसे बात करने के बाद वो भी मुझे अपने साथ ही ले जाने को तैयार हो गए थे। लेकिन हैदराबाद में पहुंचकर मुझे पता चला मेरे उन दोस्तों ने तो कमरे ले लिए थे, लेकिन मुझे एक कमरा ढूंढना था। सुबह के 6 बजे मैं इस शहर में पहुंच गया था और घर ढूंढने की कवायद शुरू से ही मैंने कर दी थी। सुबह से लगा हुआ था, जान पहचान वालों को फ़ोन घुमाए जा रहा था, और कहते हैं ना, जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई सामने नहीं आता। जो दोस्त मेरे साथ यहाँ पर आए थे वो तो खुद कह रहे थे किसी रिश्तेदार के घर पर रहने वाले हैं, मुझे वहाँ पर नहीं ले जा सकते। जितने भी पुराने दोस्त थे जो यहाँ पर काम किया करते थे, उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। इसके बाद अब जान पहचान वाले तो थे नहीं, अनजानों से बात करना शुरू कर दी। सड़कों पर घूमना शुरू कर दिया। पूछते पूछते कई कॉलोनी में घूमा और शाम को 6 बजे मुझे एक घर में कमरा मिल ही गया। आसपास बहुत कम लोग रहते थे और गली के बिल्कुल अंत में बना हुआ ये घर मेरे काम का था। वहाँ एक कमरा मुझे दे दिया गया था, जबकि इस घर में कुल 3 कमरे थे। 2 कमरों को बंद कर दिया गया था। इस मकान का मालिक कहीं और शिफ्ट हो चुका था और उसने मुझसे 1 महीने का किराया ले लिया और मुझे पूरे नियम समझा दिए थे। यहाँ अंधेरा हो चला था और कमरे को अभी साफ करना था, लेकिन चलो छत तो मिल गई ना, मैं रात गुजार सकता हूँ और एक कमरा भी काफ़ी होता है। जैसे जैसे काम मिलता जाएगा पैसे कमाता जाऊँगा। कहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा पैसे मिलते हैं।
हर दिन के ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो बचाऊंगा भी ज़्यादा, और इस तरह मैं कमरा भी बदल ही लूँगा। अभी तो चलो छोटा कमरा ही मिला है, काफ़ी है। मैं 8 बजे ही थका हारा वहाँ फर्श पर सो गया था। जितना सामान था मैंने एक किनारे पर रख दिया था। ये कमरा ज़्यादा छोटा भी नहीं था। यहाँ पर इससे भी बहुत ज़्यादा छोटे कमरे मुझे पहले भी दिखाए गए थे। मैं उन कमरों में रहना नहीं चाहता था। किसी में बाथरूम नहीं था तो किसी में किचन नहीं था। ऐसी जगह मैं रह नहीं सकता था। यहाँ पर बाथरूम किचन के साथ ये कमरा मिल रहा था और किराया भी कम। अगर कल परसों मुझे काम मिल गया तो यहीं पर रहना अच्छे से शुरू हो जाएगा। वो रात लगभग 11 बजे छत से आवाज़ें आने लगी थी। ऐसा लग रहा था छत पर कोई चल रहा हो, जबकि मुझे बताया गया था यहाँ पर मेरे सिवा और कोई नहीं रहता। मैं घर के बाहर निकल आया था और ऊपर की तरफ झांके जा रहा था। ऊपर कोई लाइट नहीं थी। कोई ऊपर तक पहुंच नहीं सकता था क्योंकि ऊपर जाने की सीढ़ियां नहीं बनी हुई थी। लकड़ी की सीढ़ी यहाँ पर लानी पड़ती और उस पर चढ़कर ऊपर पहुंचा जाता। ऊपर कोई कमरा नहीं था। मुझे बताया गया था कचरा ही रखा गया है ऊपर। मैं इसके बाद उस घर के चारों तरफ घूमकर ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढता रहा। यहाँ पर तो दीवारों से ईंटें भी नहीं हटाई गई थी जिसके सहारे ऊपर तक चढ़ा जा सके। यहाँ शायद कोई बिल्ली ही चढ़ी होगी। इंसान का चढ़ना नामुमकिन है। बिल्कुल सपाट दीवार है, कैसे कोई चढ़ सकता है। इसके बाद मैं घर के अंदर आ गया। फिर भी ऊपर से कुछ आवाज़ें आती रहीं, जैसे कभी सामान गिर रहा हो। कभी कभी लगता हवा के कारण ऐसा हो रहा होगा, लेकिन हवा बाहर बिल्कुल नहीं चल रही थी। चलो मुझे क्या करना है, पहला ही तो दिन है। दरवाजे की कुंडी लगाऊंगा, अंदर सो जाऊंगा। अगली सुबह मैं उठा और किचन में जाकर खाना बनाने लगा। किचन बहुत ही अच्छा था और बहुत बड़ा था। उस किचन को देखकर तो मैं ये सोच रहा था कि कभी 1-2 दोस्त मेरे साथ रहने के लिए आ जाएं 1-2 दिन के लिए, तो किचन में मैं पलंग डालकर एक को सुला सकता हूँ। इतना बड़ा किचन है ये। मैं हंसकर ये सोचे जा रहा था और खाना बनाए जा रहा था। सुबह सुबह मैंने 2-3 अंडे उबाले और जल्दी जल्दी खाकर काम ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। मैंने सोचा था मेरे दोस्तों ने घर ढूंढने के लिए मदद नहीं की, काम ढूंढने के लिए मदद तो करेंगे ही। आज दोस्तों ने भी धोखा दे ही दिया। मैं फ़ोन लगाता रहा, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हर किसी के कमरे में जाकर देखा मैंने, कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था। हर कोई काम ढूंढ चुका था और काम करने के लिए जा चुका था। किससे मिलता मैं? यहाँ पर मजदूर और मिस्त्री कहाँ पाए जाते हैं मुझे नहीं पता था। चलो पूछता हूँ। वो पूरा दिन मैंने घूमते घूमते बिता दिया था, लेकिन मुझे कोई मिला ही नहीं जो बता दे यहाँ नए घर कहाँ बन रहे हैं, ताकि मैं भी मिस्त्री का काम वहाँ पर ढूंढ पाऊँ। शाम को लगभग 6 बजे मैं वापस अपने कमरे में आ गया था, लेकिन कमरे में आते वक्त मैंने देखा बाहर एक ज़मीन पर दरवाज़ा सा बना हुआ था। ज़मीन पर दरवाज़ा, ये क्यों बनाया गया है? ये मेरे मन की आवाज़ थी। मैं उस दरवाजे के पास गया तो उसके ऊपर एक छोटा सा ताला लगाया गया था। आखिर इस दरवाजे पर ताला क्यों लगाया गया है? क्या नीचे कोई बेसमेंट भी है? मैं सोचे जा रहा था और उस दरवाजे को हिलाकर देखा तो सच में नीचे जाती छोटी सी सीढ़ियां नजर आई मुझे। बेसमेंट है। यहाँ घरों में बेसमेंट भी बनाई जाती हैं, मुझे नहीं पता था। इसके बाद कुछ समय मैं कमरे के अंदर बैठा रहा और फ़ोन लगाकर मालिक से बात की। मैंने कहा यहाँ बाहर एक दरवाज़ा है, वो बेसमेंट की तरफ जाता है। आपने बताया नहीं नीचे भी कोई कमरा है? आपने तो बताया था ऊपर ही 2 कमरे हैं। तो वो मकान मालिक मुझे कहने लगा, हाँ नीचे वैसा सामान रखा है जो काम का नहीं है। वो छोटा सा ताला लगाया है, मुझे लगता है तुम खींचोगे तो खुल ही जाएगा। वहाँ नीचे तुम जा सकते हो, लेकिन किसी सामान को हाथ मत लगाना। वहाँ बहुत बेकार का सामान भी पड़ा है और काम का सामान भी पड़ा है, तुम्हें उसकी भी रखवाली करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। और बाकी मैंने तुम्हें बताया है ना, छत पर नहीं जाना है। जो मर्जी हो जाए, छत पर नहीं जाना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, छत पर नहीं जाऊंगा। उसने इस तरह से मुझे डराया था कि कल रात वाली बात भी मैं बता ही नहीं पाया कि ऊपर से आवाज़ें आ रही थीं। मैं पूछ ही नहीं पाया और मैंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद मैं सोचने लगा, क्या मुझे बेसमेंट में जाकर देखना चाहिए? देखता हूँ नीचे क्या है। लेकिन अंधेरा हो चुका था, मन घबराए जा रहा था। हमारे वहाँ बहुत भूतों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं।
अंधेरे में ऐसे किसी घर में नहीं जाना चाहिए और ऐसे किसी कमरे में नहीं जाना चाहिए जो बहुत समय से बंद हो। कहते हैं वहाँ पर प्रेत आत्माएं अपना वास बना लेती हैं। ऐसे कई ख्याल थे जो मेरे मन में घूमे जा रहे थे और मैं भूतों पर यकीन करता हूँ। बचपन में मुझे एक अजीब सी चुड़ैल नजर आई थी जो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। मैं तो डर गया था और 2 दिन तक बोल नहीं पाया था। पड़ोसी बताते हैं कि वो पास वाले गांव की वो बूढ़ी औरत थी, लेकिन वो चेहरा भूतिया सा था। मैं आज भी उसे असली चुड़ैल मानता हूँ, जबकि मेरे पड़ोसी अब भी मुझ पर हंसते रहते हैं। तब से भूतों से इतना डर लगता है मुझे कि कोई बात करता है तो मैं उसे चुप करवा देता हूँ। मैं और ज़्यादा डरना नहीं चाहता, बातों से ही डर जाता हूँ मैं। इसके बाद मैंने खुद को समझा दिया था कि नीचे बिल्कुल नहीं जाना है। भले ही मकान मालिक ने कह दिया हो कि नीचे कोई खतरा नहीं है, फिर भी नीचे नहीं जाना है। उसके बाद 8 बजे मैं अपना मोबाइल चला रहा था और छत से फिर से आवाज़ें आने लगी। कभी कोई सामान गिर जाता तो कभी ऐसी आवाज़ें आती जैसे धीरे धीरे कोई छत पर चल रहा हो। कुछ पल तो मैं सोचता रहा था चलो कोई बात नहीं, लेकिन रात के 10 बजे तक जब आवाज़ें आती ही रहीं तो मैं परेशान सा हो गया था। यही तो सोने का वक्त होता है और छत से ऐसी आवाज़ें करता कौन है, समझ तो पाऊँ। कल सुबह मैं ऊपर जाकर ज़रूर देखूंगा, लेकिन आज आवाज़ें आई जा रही थी। 10:30 बजे तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं बाहर निकला और उसके बाद ज़मीन पर पड़े कुछ पत्थर मैंने छत पर फेंक दिए। वो पत्थर मैंने जैसे ही छत पर फेंके, ऊपर से आवाज़ें आना थोड़ी देर के लिए बंद हो गई, लेकिन रात के 11 बजे फिर से छत से आवाज़ें आती रहीं। इस बार मैं परेशान हो गया था। ऊपर जाकर एक बार देखूंगा ज़रूर, कौन चढ़ जाता है ऊपर जो आवाज़ें करता रहता है। कोई जानवर है, कोई पंछी है, उसे भगाकर ही दम लूँगा। इसके बाद मैं पड़ोसियों के पास जाने लगा। आसपास के 10-20 घरों में कोई रह नहीं रहा था, तो मुझे बहुत दूर से एक सीढ़ी मिली। उस सीढ़ी को लेकर आया, पीछे लगाई और उसके बाद मैं ऊपर चढ़ गया। जैसे ही मैं छत पर चढ़ा, वो नज़ारा देखने लायक था। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी। छत पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। चारों तरफ मैं देखता रहा और उसके बाद मुझे और ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ नजर आईं। ये 1 मंजिला इमारत थी। इसके ऊपर और कोई कमरा था ही नहीं, सिर्फ सीढ़ियाँ बनी हुई थी ऊपर जाने के लिए और उनके आगे दरवाज़ा लगाया गया था। दरवाजे पर बहुत मोटा ताला, इतना मोटा ताला कि उसे तो काटा तक नहीं जा सकता था। वहाँ उन सीढ़ियों के ऊपर शेड लगाई गई थी, बस सीढ़ियाँ ही ऊपर जाती थी, ऊपर छत पड़ी नहीं हुई थी। ये कैसा घर है, किस बेवकूफ़ ने बनवाया होगा। सीढ़ियाँ बनवाकर छोड़ दी, और सीढ़ियाँ बनवाई किस लिए जब छत ही नहीं डाली, बस सीढ़ियाँ ऊपर तक। मैं उसे देखकर काफ़ी हैरान था। उसके बाद वो ताले के पास गया। बहुत पुराने ज़माने का ताला लग रहा था। ऐसा ताला मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। उस ताले को खोलने के लिए बड़ी टेढ़ी मेढ़ी चाबी लगती होगी, उस पर एक निशान सा बना हुआ था। जब मैं उस ताले को देख रहा था, उस दरवाजे के पीछे से, उन सीढ़ियों के अंदर से वो टक टक की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ कोई फंसा हुआ है। मैंने उस दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा ऐसा बनवाया गया था कि अंदर झांका नहीं जा सकता। एक छेद तक नहीं बनाया गया जिससे अंदर झांक सके। ऊपर शेड लगाई गई थी, वो भी अंदर देखने लायक कोई छेद नहीं छोड़े हुए थी। आखिर इसे बनाया कैसे गया है और कौन सी चीज़ है जो अंदर फंसी हुई है। कई सवाल मन में थे, लेकिन आज मैंने सोचा चलो नीचे चलते ही हैं। यहाँ इस ताले को मैं खोल नहीं पाऊंगा, अंदर मैं कुछ देख नहीं पाऊंगा, तो यहाँ समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। छत पर मैं सो नहीं सकता, यहाँ मच्छर बहुत हैं, नीचे जाकर ही सोता हूँ। इसके बाद उसी सीढ़ी के सहारे मैं नीचे आ गया, लेकिन मैंने सीढ़ी उस पड़ोसी को वापस नहीं की। मैंने कहा था थोड़ा काम है, जब वो ख़त्म होगा तब सीढ़ी वापस करने आ जाऊंगा। यहाँ कल सुबह जाकर देखूंगा ना। इसके बाद मैंने सीढ़ी वहीं रख दी और अंदर जाकर मैं सो गया। थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती रही, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। शायद वो जानवर जो आवाज़ कर रहा होगा, मैं ऊपर गया इसलिए उसने आवाज़ करना कम कर दी। चलो सो तो सकते हैं। 12 बजे के करीब मुझे नींद आई। मैं सो गया।
लेकिन सुबह 6 बजे जल्दी उठना था मुझे और उठकर काम ढूंढने के लिए जाना था। मुझे ये याद ही नहीं रहा कि सीढ़ी मैंने अभी बाहर ही रखी हुई थी, कोई उठाकर ले जाता तो। यहाँ ज़रूर कॉलोनी का अंत था, लेकिन घूमकर कोई ना कोई यहाँ सीढ़ी उठाकर ले जा सकता था। मेरे ध्यान में नहीं रहा और मैं काम ढूंढने के लिए चला गया। दोपहर तक काम ढूंढता रहा और एक जगह नया घर बन रहा था। हमारी इस कॉलोनी से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन वहाँ पर पूछते पूछते मैंने काम ले ही लिया। मुझे 2-3 दिन का काम मिला था। चलो कुछ गुजारे के पैसे तो बन जाएंगे और जान पहचान बन जाएगी, वो अलग। उसके बाद और काम मिलेगा किसी नए घर में तो मेरे लिए अच्छा ही होगा ना। जितने लोगों से जान पहचान बढ़े उतना अच्छा होता है नए शहर में। इसके बाद मैं लगभग 4 बजे ही अपने कमरे में वापस आ गया था। मुझे थोड़ी सी थकान हुई थी क्योंकि कल से वहाँ काम के लिए जाना था और आज मैंने ज़्यादा काम करके दिखाया था। मेरी पीठ में दर्द होने लगा था। पिछले कुछ समय से मैंने बिल्कुल काम नहीं किया था। अचानक काम मिला, भारी पत्थरों को उठा दिया तो पीठ दर्द करने लगी थी। लेकिन 4 बजे मैं सोच रहा था आज ऊपर धूप है, छत पर जाकर देख ही लेता हूँ वो आवाज़ कहाँ से आती है, कुछ ना कुछ तो नज़र आएगा ही। शरीर भले ही थका हुआ था, लेकिन मैंने वो सीढ़ी लगा दी। मैं छत पर चढ़ गया। आज बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा था कि ऊपर क्या क्या पड़ा हुआ है। कुछ पुराने टूटे बर्तन पड़े थे जिनमें बारिश का पानी जमा हुआ था। वहाँ लोहे की बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी। वहाँ नए लोहे के सरिये भी पड़े थे, कुछ ईंटें भी पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था वहाँ कुछ लकड़ी के हिस्से भी पड़े थे जो नए ही हो सकते हैं, बिल्कुल चमक रहे थे। उसके बाद मेरा ध्यान पड़ा उसी दरवाजे पर जिस पर मोटा सा ताला लगा हुआ था। वो ताला अजीब से निशान आज दिखा रहा था। कल रात टॉर्च की रोशनी में ऐसे रंग मुझे नजर नहीं आए थे। लेकिन उसके बाद मैंने कान लगाकर उस दरवाजे के पीछे सुनने की कोशिश की, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दिन के वक्त पीछे से जैसे कोई आवाज़ आती ही नहीं। और यहाँ कौन फंसा हो सकता है? अगर ये बहुत समय से कोई जानवर फंसा है तो उसे मर जाना चाहिए ना। इन सीढ़ियों में कौन फंस सकता है? इन सीढ़ियों को बनाया क्यों गया है? वहाँ खड़ा खड़ा कई सवाल मैं अपने आप से पूछे जा रहा था और कोई जवाब देने वाला था तो नहीं। अगर मैं ऊपर चढ़ा हूँ ये मालिक को पता चल गया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, कहीं वो यहाँ आ ही ना जाएं। ये सोचकर मैं जल्दी से उन सीढ़ियों से नीचे उतर आया था। उस सीढ़ी को एक तरफ लगाया और मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं, 8 बजे इस सीढ़ी को वापस करने के लिए जाऊंगा, पहले यहीं रख देता हूँ। जब मैं अपने कमरे की तरफ आ रहा था, अभी दिन ही था, तो मुझे वही नीचे जाता वो दरवाज़ा नज़र आया। वो सीढ़ियाँ दिख रही थी। मैंने उस ताले को खींचकर देखा जैसे उस मालिक ने कहा था। सच में वो बहुत ही कमज़ोर सा ताला था। हाथ लगाया और टूट गया। मैंने उस ताले को एक तरफ रख दिया। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सीढ़ियाँ नीचे जा रही थी। एक बहुत बड़ा हॉल बेसमेंट की तरह बनाया गया था। चलकर मैं नीचे पहुंचा तो नीचे लाइट भी लगी हुई थी। मैंने लाइट जलाई और नीचे बहुत सारा सामान था। बहुत सारी किताबें पड़ी थी, कागज़ पड़े थे, कुछ बक्से पड़े थे, लकड़ी के बक्से भी थे और गत्ते के बक्से भी थे। वहाँ कागज़ तो इधर उधर बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे। कुछ सरिये पड़े थे। बहुत सारा घर का सामान भी पड़ा था। कुछ सामान ऐसा लग रहा था जिसे मैं इस्तेमाल भी कर सकता था। मैंने वहाँ से कई काम के बर्तन एक तरफ रख दिए थे। किचन में रखकर इनका इस्तेमाल करूँगा। वहाँ पर पानी उबालने के लिए भी बर्तन था। खाना बनाने के लिए भी कई सारे बर्तन पड़े थे और वो नए जैसे लग रहे थे। एक एक कर मैंने वो सारे बर्तन निकाल लिए और उन्हें ऊपर ले आया। दोबारा दरवाज़ा लगाया और खाना बनाने के लिए चला गया। इसके बाद मुझे लगा यहाँ ग्लास भी होंगे, उसे भी ढूंढ ही लेता हूँ। लेकिन अब अंधेरा हो चुका था तो मैं थोड़ा सा डर गया। उसके बाद रात को वैसी ही आवाज़ें लगभग 11:30 बजे तक आती रहीं और मुझे भी नींद नहीं आ रही थी तो मैं 11:30 बजे तक जागता ही रहा। जैसे ही आवाज़ें बंद हुई मुझे नींद आ गई और पता ही नहीं चला। और उसके बाद अगले दिन मैं काम के लिए चला गया। शाम को थका हारा 6 बजे घर पहुंचा तो मैंने सोचा अब नीचे से ग्लास निकाल ही लेता हूँ। वो दरवाज़ा खोला, मैंने ग्लास निकाले और ऊपर ले आया। वहाँ मुझे एक पंखा भी दिखा था जो बहुत सारे सामान के पीछे पड़ा हुआ था। मैंने सोचा वो भी निकाल ही लेता हूँ, लेकिन तब सामान निकालने में अंधेरा हो चुका था और मैं डरने लगा था। मैं फिर से कमरे के अंदर गया वो दरवाज़ा लगाकर। उसके बाद 11:30 बजे मैं फिर से सो गया
उन आवाज़ों को इग्नोर करना रोज़ का काम हो गया था मेरा। मैं मालिक को क्या बताता, ऊपर से कहाँ से आवाज़ें आती हैं। उसने तो कह रखा था ऊपर जाना ही नहीं है। अगले दिन मैंने पंखा भी निकाल ही लिया। इसी तरह हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ मुझे वहाँ पर दिख जाती, उसे मैं निकालता और इस्तेमाल करने लगता। एक दिन मैंने मालिक से भी पूछ लिया था कि पंखा मिला था, मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ, तो उसने भी कह दिया था छोटा मोटा सामान इस्तेमाल कर लिया करो, महंगे सामान को हाथ मत लगाना। तो मैंने भी यही काम शुरू कर दिया। मैं नीचे जाता, सामान निकालता, जो इस्तेमाल वाला होता उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देता। घड़ी, पोछे, झाड़ू, हर चीज़ एक एक करके ऊपर आए जा रही थी। नीचे सामान कम होने लगा था, ऊपर ज़्यादा हो गया था। अब मेरी रोज़ की आदत हो गई थी उस नीचे वाले कमरे में जाना, कुछ ना कुछ ढूंढते रहना। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे पूर्वजों का घर हो और वहाँ मैं कोई नया सामान लेने के लिए जाता हूँ। मुझे उस पर अपना ही हक लगने लगा था और मैं हर बक्से को खोलकर एक बार ज़रूर देखता, कोई ना कोई काम की चीज़ मिल ही जाए। नीचे तो डीवीडी प्लेयर भी था, उसे भी मैंने निकाल लिया। एक टूटा हुआ टीवी रखा था, उसे भी निकाल लिया। टीवी खराब था, ठीक करवाया, वहाँ रख दिया। डिश भी नीचे पड़ी थी, लेकिन उसे तो ऊपर लगाना पड़ता। मैंने नीचे से तार डाल दी थी और नीचे ही उस डिश को रख दिया था। ऊपर जाऊंगा, इसे लगाऊंगा, लेकिन तभी मेरा ध्यान पड़ा एक बक्से पर। पुराने ज़माने का लकड़ी का बक्सा कब से आंखों में खटके जा रहा था। पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन चमक बिल्कुल नए जैसी थी। अब सामान हटाने के बाद वो बिल्कुल आगे तक आ चुका था। मैंने उस बक्से को खोला तो उसमें पुराने से कुछ कपड़े थे, पुरानी सी कुछ ज्वेलरी दिख रही थी, जो किस धातु की बनी थी समझ नहीं आ रही थी। सोने की तो नहीं होगी, कोई कीमती सामान ऐसे तो रखेगा नहीं। वहाँ एक चाबी पड़ी थी, वो लंबी सी टेढ़ी मेढ़ी चाबी। उसे देखते ही मुझे पता लग गया था वो चाबी किसकी है। ऊपर वो मोटे ताले की चाबी है। मैं उस चाबी को हाथ में पकड़े हुए बाहर आ गया था और ये सोचने लगा था, यार आज टीवी देखना है, मुझे डिश भी ऊपर लगानी है और इसी के साथ ऊपर वो ताला खोलकर भी देखना है क्या फंसा हुआ है ऊपर, उसे भी बाहर निकाल ही दूंगा। अंधेरा हो चुका था, लेकिन अब अंधेरे में नीचे थोड़े ना जाना था, ऊपर जाना था। उस दिन भी जाकर आया हूँ, आज भी चला ही जाऊंगा। उसी पड़ोसी के पास गया, सीढ़ी लेकर आया, सीढ़ी लगाई और ऊपर चढ़ गया। सबसे पहला काम तो उस डिश को लगाना था। उसे मैंने लगाया। टीवी की आवाज़ काफ़ी ऊंची कर रखी थी और उसे लगाने में 15 से 20 मिनट लगे। जेब में मैंने वो चाबी डाली हुई थी। अब अगला काम उस चाबी से ही होने वाला था। नीचे एक चैनल की आवाज़ आ रही थी और उस पर गाने चल रहे थे। अब मैं दरवाजे के पास गया और उसके पार से सुनने लगा, क्या अब भी वो ठक ठक की आवाज़ आ रही है? मैंने ध्यान से सुना, जो नीचे टीवी से आवाज़ आ रही थी वैसी ही आवाज़ में कोई जैसे गुनगुना रहा था। कोई इंसान जैसे उस दरवाजे के पीछे से गुनगुना रहा हो। और इसे देखकर एक पल के लिए मैं चौंक गया था, ये क्या है? लेकिन फिर मन में ख्याल आया, कोई ऊपर चढ़ता होगा तो छत पर थोड़ी ना बैठता होगा। 2 बार ऊपर आकर जा चुका हूँ, ज़रूर ये इन सीढ़ियों से नीचे पकड़ते पकड़ते चढ़ जाता होगा। ऊपर से तो रास्ता खुला ही है ना, सीढ़ियों में आकर बैठ जाता होगा। कोई नशेड़ी होगा जो यहाँ पर बैठा हुआ होगा। पीछे एक लोहे की रॉड पड़ी थी, मैंने वो लोहे की रॉड पकड़ ली। उसके बाद धीरे धीरे उस ताले को खोलने लगा। उस ताले को खोलने में भी 2 से 3 मिनट लग गए। इतनी बार चाबी को घुमाना पड़ा। धीरे धीरे वो ताला ऊपर की तरफ आ रहा था। बहुत लंबी तार थी उसकी, जिसके बाद वो ताला खुला। एक तरफ मैंने ताला रख दिया, हाथ में रॉड पीछे की तरफ खींच के रखी थी कि वो जो भी होगा उस पर वार ज़रूर करूँगा मैं। यकीनन कोई नशेड़ी भी हो सकता है और मुझ पर हमला भी तो कर सकता है। बचाव तो मुझे करना ही होगा। धीरे से मैंने कुंडी को खींचा। उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खोला, खाली थी वो सीढ़ियाँ, कोई मौजूद नहीं था। ना वो आवाज़ आ रही थी, ना वो गुनगुनाने की आवाज़। जैसे आंखों के सामने कोई ओझल हो गया हो। ध्यान देकर मैंने ऊपर की तरफ देखा। मैं सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ गया। ऊपर पहुंचा तो ऊपर एक काले रंग का फट्टा लगाया गया था। उन सीढ़ियों से ऊपर आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता था।
एक चौकोर सी जगह थी, छोटी सी, बस उस पर खड़ा ही जा सकता था। वहां खड़ा होकर मैं सोचने लगा, आवाज कहां से आती थी, कौन था जो गुनगुना रहा था, यहां तो कोई मौजूद ही नहीं है। अब जब मैं ऊपर चढ़ा हुआ था, मेरा हाथ नीचे लटका हुआ था और एक पल के लिए मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हो। मैं एकदम से डर गया, ये कौन है, किसने हाथ पकड़ा? वहां कोई मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ झटका, पीछे से फिर से महसूस हुआ जैसे कोई बार बार मेरा हाथ पकड़ रहा हो। मैं हाथ झटकता जा रहा था। ये एक ही हाथ था, ये वही हाथ था जिससे हैंडशेक किया जाता है। बार बार जैसे कोई मेरा हाथ पकड़ रहा था। वो मजबूत सी पकड़ मुझे महसूस होती। मैं हाथ की तरफ देखता, वहां कोई नहीं था, लेकिन मैं हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग गया था पता, यहाँ पर कोई भूत है, मेरा हाथ पकड़ रहा है, मुझे यहीं पकड़कर बांध देगा। मैं सोचता रहा। उसके बाद जल्दी से नीचे उतरा। मुझे डर लगने लगा था। मोटा ताला क्यों लगाया है, छत पर आने से मना क्यों किया है, यहाँ पर एक प्रेत है जो आवाजें करता है, ये किस मुसीबत में फंस गया मैं जल्दी से उस दरवाजे को लगाकर कुंडी को लगा पाया और उस ताले को मैंने वैसे ही कर दिया जैसे पहले था। यकीनन ये जादुई ताला होगा जिससे वो प्रेत यहीं पर बंध जाता होगा। जल्दी से वो चाबी जेब में डाली और उस सीढ़ी के सहारे में नीचे उतर आया। अपने कमरे में पहुंच गया था और अब जाकर सांस में सांस आई थी। लेकिन इस घर में मैं अकेला था, तो जल्दी से दरवाजे की कुंडी भी लगा ली। अरे बाप रे, अगर भूत कमरे में आ गया तो क्या करूंगा? मैं बुड़बुड़ाए जा रहा था। अपने बेड पर लेटा भी मैं बार बार बुड़बुड़ाए जा रहा था, खुद से बातें करने लगा था। और यहाँ जब मैं बेड पर लेटा हुआ था, हाथ पर मुझे गर्मी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ हाथ के करीब आई है। उसके बाद वो पकड़ फिर से महसूस हुई। अब भी कोई मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं डरा सहमा सा, क्या करता, बार बार इधर उधर झांक रहा था। बाद में मैं बाथरूम गया, हाथ को अच्छी तरह से धोया, कहीं ये गलती तो नहीं लग रही, हाथ में वो कंपन तो नहीं हो रहा जिस कारण ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन नहीं, बार बार कोई मेरा हाथ पकड़ रहा था। ये कोई प्रेत था जो मेरे हाथ को पकड़कर कुछ करना चाहता था। 11-12 बजे तक मैं हाथ को झटकता गया। जब भी वो पकड़ सी महसूस होती, मैं हाथ झटक देता। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी थी और डर भी लग रहा था। क्या यह भ्रम है या सच्चाई? क्या मैं असल में देख रहा हूँ या सपने में हूँ? बार बार ये ख्याल मन को दबोचे जा रहे थे। कैसे बचूं इससे? ये पकड़ है क्या? हाथ को ढीला छोड़ देता हूँ, शायद भ्रम ही हो। मैंने हाथ को ढीला छोड़ दिया। अब फिर से वो पकड़ महसूस हुई। अब धीरे धीरे वो पकड़ और मजबूत हो गई और जैसे किसी ने मेरे हाथ को बड़े जोर से पकड़ लिया हो। मैंने भी अपने हाथ को भींच लिया और मुझे उंगलियों के बीच किसी का हाथ महसूस हुआ। वो कमज़ोर सा हाथ था, वो गर्म सा हाथ था। ऐसा लग रहा था किसी लड़की का हाथ हो। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, मुझे एक करंट का झटका सा लगा। आंखें मेरी खुल गईं। उसके बाद हाथ में गर्मी महसूस होती रही। मुझे वो पकड़ अब महसूस नहीं हुई जो बार बार मेरे हाथ को पकड़ना चाहती थी या चाहता था। जैसे अब वो हाथ को पकड़ चुका था और बस अब गर्मी को ही छोड़े जा रहा था। उसके बाद मैं सोचने को मजबूर हो गया, ये क्या चीज़ है? भूत, प्रेत, चुड़ैल कुछ है जो मेरे हाथ से कुछ करना चाहता है। धीरे धीरे समय बीतता रहा। 1 बजे तक बस हाथ में गर्मी महसूस होती रही और तब मुझे नींद भी आ गई थी। क्या करता एक गरीब, हाथ में गर्मी के कारण जागता रहता। मैं तो सो गया था। कल मुझे काम पर भी तो जाना था। मुझे किराया देने के लिए पैसे भी तो इकट्ठे करने थे। अगली सुबह 9 बजे बिना खाना खाए ही मैं काम पर पहुंच गया। लेकिन आज काम पर बहुत परेशानी होने वाली थी। जैसे ही मैं कुछ सामान को उठाता, मुझे महसूस होता चक्कर आ रहे हैं। बार बार सामान हाथ से गिर जाता। हाथ मेरा अकड़ सा गया था। ये वही हाथ था जिस पर कल गर्मी महसूस हुई थी और अब भी मुझे गर्मी महसूस हो ही रही थी। जैसे कुछ है हाथ में जो मुझे कुछ पकड़ने नहीं दे रहा। वो हाथ काम ही नहीं कर रहा था। किसी चीज़ को पकड़ता, जैसे उंगलियां अकड़ जाती, सामान गिर जाता। थोड़ी देर बाद हाथ सही से काम करने लगता। मेरा ये हाथ क्या हो गया है इसको? मैं पूरा दिन काम कर नहीं पाया।
दोपहर तक तो ऐसा चलता रहा। दोपहर के बाद बार बार चक्कर आ रहे थे। मैं बेहोश होकर गिरता जा रहा था। पहले तो सबको लगा कि मैं नाटक कर रहा हूँ, लेकिन बार बार गिरता गया तो मुझे उस ठेकेदार ने कह दिया, काम नहीं होता तो मत आया कर, कहीं और काम कर ले, तेरे शरीर में जान नहीं है। ये कहकर उसने मुझे उस दिन घर भेज दिया था। उस दिन के पैसे नहीं मिलने वाले थे। घर में आकर मैं सोचे जा रहा था, क्या करूं? क्या चीज़ है जो मेरे हाथ से चिपक गई है? कोई बीमारी है जो हाथ को इस तरह से कंट्रोल से बाहर किए जा रही है? और चक्कर, वो चक्कर क्यों आ रहे थे? अब दोपहर को भी मैं खाना सही से खा नहीं पाया था। काम ज़्यादा था, लेकिन बार बार बेहोश होता रहा। अब भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। मैं कमरे में जल्दी से खाना बनाकर लेकर आया और जैसे ही मैंने खाना शुरू किया, दूसरे निवाले में ही मुझे उल्टी आ गई। मैं बार बार खाने की कोशिश करता और मेरी छाती में जैसे वज़न सा पड़ता जाता, खा ही नहीं पा रहा था। 2 बार उल्टी आ गई। उसके बाद मैंने खाना एक तरफ ही रख दिया। ताज़ा खाना है, अंदर क्यों नहीं जा रहा? क्या हुए जा रहा है मुझे? उस रात भी मैं खाना खा नहीं पाया। भूख पेट में बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और रात के 12 बजे उठकर भी मैं उसे ठंडे खाने को खाने की कोशिश करता रहा। तीसरी बार उल्टी आ गई। वो जो 2 निवाले अंदर किए थे, बड़ी मुश्किल से वो भी बाहर निकल आए। बस पानी पी पा रहा था। अगली सुबह कमज़ोरी महसूस होने लगी थी। कल काम तो पूरा किया था, लेकिन खा नहीं पाया था। काम पर भी तो नहीं जा सकता इतनी कमज़ोरी में, वहाँ तो बेहोश ही हो जाऊँगा। ठेकेदार के पास गया और उसे कहने लगा, आज सेहत ज़्यादा ख़राब है, मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। इसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया। उसी कॉलोनी के पास ही एक छोटा सा क्लिनिक था। वहाँ पर 100 रुपये की पर्ची से सारा सामान मिल जाता था। मैं 100 रुपये की पर्ची कटवा कर अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर चेक करते ही कहने लगा, खा नहीं रहे, कमज़ोरी लग रही है, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ खा नहीं होता, उल्टी के ज़रिए बाहर आ जाता है और मेरा हाथ भी सन्न होता रहता है। डॉक्टर ने अच्छी तरह से चेक किया और हाथ में कोई परेशानी नहीं थी। उसने मेरा गला भी चेक किया और उसने कहा, प्रॉब्लम कोई नहीं है, हो सकता है पेट में एसिड बन रहा हो। उसने वो दवाइयाँ दे दी थीं और मैंने वहीं एक डोज तो खा लिया। घर पहुँचते ही उल्टी आ गई। वो दवाई भी बाहर निकल आई। उसके बाद कुछ समय तक मैंने वो दवाई खाई ही नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उल्टी आने का मन हो, बस भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। इसके बाद जैसे ही मैं दवाई खाने के लिए मुंह के पास वो दवाई लेकर आया, मन विचलित होने लगा। हो क्या रहा है मेरे साथ? जब भी खाने का निवाला मुंह के पास लेकर आता हूँ, उल्टी आने का मन हो जाता है। कोई जैसे मेरे पेट को पकड़कर जोर से दबा देता है, हर चीज़ बाहर आ जाती है। लेकिन जब मैं पानी पीता हूँ तब ऐसा क्यों नहीं होता? मैं पूरा एक जग पानी का पी गया, मुझे उल्टी बिल्कुल नहीं आई। एक छोटी बारीक गोली मैंने गले से नीचे की थी और उल्टी आ गई। ये क्या हो रहा है? मैं रोने लगा था। ये दूसरा दिन था और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। पानी के सिवा मैं कुछ पी नहीं पा रहा था। ये तब से हुआ है जब से मैं वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर गया हूँ। वो क्या चीज़ है जो मेरा हाथ पकड़ रही थी? वो प्रेत आत्मा। ज़रूर मकान मालिक को पता होगा। मैं उससे जवाब मांगता हूँ, मकान मालिक ज़रूर बताएगा। इसके बाद मैंने डरे हुए लफ्ज़ों में मकान मालिक को कॉल लगा दी। सबसे पहले तो मैं उससे कई सवाल करने लगा, वैसे ही हाल चाल पूछने लगा। मेरी आवाज़ कांप रही थी तो मकान मालिक ने कहा, क्या हुआ, सेहत ठीक नहीं लगती? तो मैंने भी बात शुरू कर दी। मैं गलती से ऊपर चला गया था। मैंने वो ताला खोला और उसके बाद से कुछ हो रहा है मेरे साथ। मेरे हाथ में गर्मी है और शरीर के अंदर कुछ टिकता नहीं। मैंने ये शब्द कहे और 1 मिनट के लिए शांति। वो बिल्कुल चुप था, ना कुछ बोल रहा था, ना फ़ोन काट रहा था। उसके बाद डरी हुई आवाज़ में कहा, ताल की तुम्हारे साथ चिपक गई है। मुझे पहले बता देना चाहिए था। तुम पागल हो? तुम्हें किसने कहा था छत पर जाने को? उस छत पर नहीं जाना था, वहाँ ताल की बंद थी। तुमने वो ताला खोल दिया, अब ताल की तुम्हारे साथ जुड़ गई है। तुमने उससे हाथ मिलाया ना, तो वो अब तुम्हारे हाथ के साथ ही है। वो तुम्हें कुछ खाने नहीं देगी, तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। अब तुम अपने लिए कुछ ढूंढ लो, उसका इलाज करो। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बीवी भी ऐसे ही मारी गई थी।
वो इलाज ढूंढ नहीं पाई थी। ढूंढ लो, कुछ ढूंढ लो, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। वो तालकी से मैं बहुत डरता हूँ। तुम्हें वो नज़र नहीं आएगी, लेकिन जिसे तुम दिखाओगे उसे वो भयानक चेहरा नज़र आएगा, और जब उसे नज़र आएगा वो डर कर भाग जाएगा। ये बात खुद तक रखना। इलाज ढूंढो, तांत्रिक ढूंढो, पंडित ढूंढो, इलाज करो इसका, इंतज़ार मत करो। इसके बाद मैं उसी शाम ढूंढ रहा था किसी को, कोई मेरा इलाज कर दे। मैं एक तांत्रिक के पास गया और उसके बाद मैंने उसे कहा, कोई चुड़ैल है जो मुझसे चिपक गई है, कहते हैं वो कोई तालकी है। वो हंसने लगा था। क्या तालकी तुलकी, चुड़ैलें यहाँ आकर पानी भरती हैं, वो चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी, एक झटके में ख़त्म कर दूंगा। उसने मुझसे 1000 रुपये लिए थे। उसके बाद वहाँ आग जलाकर कुछ करने लगा। इसके बाद कहा, वो तालकी कहाँ नज़र आती है? मैंने कहा, मेरे हाथ में आती है, और मुझे कहा गया है वो दूसरे को नज़र भी आती है। वो तांत्रिक कहने लगा, वो तालकी तुलकी, आज सामने तेरा इलाज करता हूँ। लेकिन ये शब्द कहने के बाद उसकी चीख निकल नहीं पा रही थी गले से। वो मेरे सर के ऊपर देख रहा था जैसे उसे कुछ नज़र आ रहा हो। मैंने सर उठाया था, मुझे ना पीछे नज़र आया था ना सर के ऊपर कोई नज़र आया था, लेकिन उसकी जैसे सांस अटक गई थी। उसकी फटी हुई आंखें मैं देख पा रहा था। तांत्रिक सांस ले ही नहीं रहा था। कुछ समय बाद वो जैसे सारा कुछ छोड़कर वहाँ से भागने लगा और पागलों की तरह बालों को खींचने लगा और चीखें मारता मारता मुझसे दूर चला गया। उसने जो मुझसे पैसे लिए थे, अपना बैग, सब मेरे सामने डाला हुआ था। वहाँ उसके पैसे भी गिरे हुए थे। मैंने तो अपने पैसे निकाले और वहाँ से चल पड़ा। मैं जान गया था ये मेरा इलाज नहीं कर सकता। कुछ देर उसके पीछे भागा। वो तो खुद मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज़ क्यों नहीं निकल रही थी मुझे नहीं पता। शायद उसने कुछ भयानक देख लिया था, लेकिन क्या, मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं जान नहीं पाऊंगा। मुझे किसी और के पास जाना होगा। एक और तांत्रिक के पास गया था मैं। वो कोई बंगाली बाबा था जिसका पैम्पलेट घर में गिरा हुआ था। मैं उसके पास भी गया। उसने भी कुछ ऐसा ही कहा, मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत शक्तियाँ हैं। जब मैंने उसे कहा, तालकी, तालकी मेरे सर के ऊपर है, दिखाऊं? बस मैंने ये कहा, जैसे उसकी आंखें फट गईं, उसका गला भी चिपक गया। ना वो चीख पा रहा था, ना सांस ले पा रहा था। फटी हुई आंखों से मेरी सर के ऊपर देखे जा रहा था। वहाँ तो वो अपना सारा सामान फेंक कर भाग गया, लेकिन दूर जाकर एक दीवार के पीछे से मुझे इशारे से करने लगा। कुछ इशारे करने के बाद जैसे वो दूर से मुझे गालियाँ देने की कोशिश कर रहा था, गंदे गंदे इशारे कर रहा था, मुझे यहाँ से भगा रहा था। मैं जान गया था ये पाखंडी है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद मैं वहाँ से भी निकला। किसके पास जाऊँ, किसके पास जाऊँ मैं? इसके बाद मैं एक मंदिर में पहुँचा, हनुमान मंदिर। वहाँ पंडित वो कपाट बंद करने ही वाला था। मैं उनके पैर पड़ गया। मैं उनसे कहने लगा था, कोई चुड़ैल है, कोई ताल की चुड़ैल मुझसे चिपकी हुई है। जब मैं कहूँगा आपको नज़र आएगी, लेकिन आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कुछ करिए, कोई पूजा पाठ। लेकिन उस पंडित को पता नहीं था कि ये ताल की क्या होती है। वो मुझसे पूछने लगा, क्या कोई चुड़ैल है? मैंने कहा, मैं खा नहीं पा रहा, ये देखो मेरे शरीर का क्या हाल है। तो उसने कहा, कोई पूजा का प्रावधान है, पूजा करनी होगी, लेकिन रात को पूजा नहीं की जाती, कल सुबह करनी होगी। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूं? क्या ये मुझे रात निकालने देगी? वहाँ कुछ फल पड़े थे। आज उस मंदिर के अंदर वो फल खाए मुझे उल्टी नहीं आई, जैसे मंदिर के अंदर वो तालकी असर नहीं कर रही थी। मैंने कई बार कहा, तालकी सामने आ, दिखा अपना रूप। उस मंदिर के अंदर उसने कोई रूप नहीं दिखाया। मैं पेट भर कर खाना खा चुका था, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर के बाहर आया, उल्टी आ गई। सारा खाना बाहर। फिर से हाथ में गर्मी महसूस होने लगी। मैं उस मंदिर के अंदर जाना चाहता था, लेकिन मेरी टांगें अकड़ने लगी थी। कोई था जो मेरा हाथ खींचकर मंदिर से दूर ले जा रहा था। उस तालकी ने मेरे हाथ को जैसे खींचा, मैं वो कदम दोबारा मंदिर के अंदर नहीं रख पाया। मैं उस दीवार के पास ही सोया वो रात निकाल पाया।
6 बजे वो पुजारी वहां पर आ गया। वहीं बाहर उसने पूजा पाठ किया, मुझे खींचकर उस दरवाजे के अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, कोई था जो उसे रोके जा रहा था। उस पंडित ने कई बार मेरे सर के ऊपर देखकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन बार बार वो पूजा करता रहा। उसकी पूजा पूरी नहीं हो पा रही थी। बार बार वो आग जलाता, जैसे हवा आग बुझा देती। वो लकड़ियां बार बार बिखर जाती। वो बार बार अंदर से गंगा जल लेकर आता, लेकिन बाहर आकर उसे जमीन पर उड़ेल देता, जैसे कोई उसकी बाजू पकड़कर ऐसा कर रहा हो। कुछ समय ऐसा होने के बाद उस पुजारी ने कह दिया था, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, इसके बारे में पढ़ना होगा। ये कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं है, ये कुछ और है। क्या है ये? बच्चे, मुझे ढूंढना होगा, मुझे जानना होगा ये क्या है। बिना जाने इसे भगाया नहीं जा सकता। ये कुछ तो है। शायद अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं रोने लगा था। मदद नहीं कर सकते? अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कौन करेगा? उस पुजारी ने मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया था और उसने अपना सर झुका लिया था। वो मुझसे माफी मांग रहा था, लेकिन अब मैं किसके पास जाता? मैं जंगल की तरफ हो लिया। वहां अकेले में रहूंगा। ये ताल की क्या चाहती है? क्या मुझे खाना चाहती है? मारना चाहती है? तो मार देना, ऐसे तड़पा क्यों रही है? मैं जंगल के अंदर जाने लगा था और वहां मुझे एक अघोरी नजर आ ही गया। वहां वो आग में कुछ डाल रहा था। ध्यान से देखा, एक खोपड़ी एक तरफ पड़ी थी, इंसानी हड्डियां एक तरफ। वो राख को अपने शरीर पर मले जा रहा था। उसे देखकर ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन अब मौत से डर नहीं रहा था। कदम मैंने आगे बढ़ाए और उसके पास पहुंच गया। उसकी आंखों में देखकर मैं कुछ जानना चाहता था और वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। उसने जमीन पर पड़ी वो खोपड़ी हाथ में ली और मेरे चेहरे के करीब ले आया और कहने लगा, बेटे, कुछ देखना चाहता है? अभी भाग जा, जो तू देखेगा तू देख नहीं पाएगा। मैं भी हंसकर कहने लगा, जो मैं दिखा सकता हूं आप डर कर भाग जाएंगे। जब मैंने ये कहा, वो अघोरी अपना हर सामान रखकर बोलने लगा था, अच्छा, ऐसा क्या दिखा सकता है जो मुझे डरा दे? मैं तो मौत को भी बांध चुका हूं। दिखा, तू क्या दिखाना चाहता है? मैंने अपना हाथ उठाया। उसके बाद हाथ को मलने लगा और कहने लगा, ताल की, दिखा दे इसको अपना रूप, दिखा दे इसको भी अपना रूप। लेकिन उस अघोरी को डरे हुए नहीं देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका चेहरा ऊपर उठ चुका था। वो सर के ऊपर किसी को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर क्या मुस्कान थी, जैसे उसने कुछ अजीब ही चीज देख ली हो। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कभी तो वो ऊपर देखकर मुस्कुराने लगता, तो कभी मेरी तरफ देखकर मुझे वाह वाह कहने लगता। उसने कुछ देखा था जो उसे चाहिए था। मैं वो चीज उसके पास ले आया था। अब मैं ये जान गया था, ये उससे डर नहीं रहा है और शायद ये मेरी मदद कर दे। मैं उस अघोरी के पांव पड़ गया था। मुझे इससे छुटकारा दिला दो। आपको ये चाहिए तो आप ले लो। मुझे छुटकारा दिला दो। मेरे हाथ से है ये चिपकी हुई। मेरा हाथ काट लो। मुझे बस इससे छुटकारा दिला दो। वो अघोरी बार बार हंसे जा रहा था। उसकी हंसी धीरे धीरे डरावनी होती जा रही थी। बहुत समय हंसने के बाद उसने अपना हर सामान इधर उधर पैर से बिखेर दिया और कहने लगा, सालों से जिसकी तपस्या करके पाया जाता है, तू उसे हाथ में लेकर घूम रहा है। कहाँ मिली तुझे ये ताल की जो ताले में बंद होती है? ऐसा ताला किसके पास है जो इस तालकी को, इतनी पुरानी तालकी को तेरे हाथ से बांध पाया? लड़के, तू वो किताबें नहीं पढ़ पाया जिसमें इसकी जानकारी दी जाती है। तुम लोग और किताबें पढ़ते हो। ऐसी किताबें पढ़ने से तुम डर जाओगे, इसलिए इसका ज्ञान नहीं पाते और हम तो काम ही यही करते हैं। मुझे तो ये चाहिए। लोगों को ये शाप लगता है, लेकिन ये एक वरदान की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। हाथ मिला मुझसे। उस अघोरी ने मेरे उसी हाथ से हाथ मिलाया और इतनी जोर से हाथ दबाया कि मेरी उंगलियां चटकने लगी थीं। मेरी उंगलियां जैसे इतनी जोर से चटक रही थी, वो दर्द सहा नहीं जा रहा था। मैं उस अघोरी से माफ़ी मांग रहा था। माफ़ कर दो
क्या चाहते हो? माफ कर दो, इतनी जोर से मत दबाओ। लेकिन जब उंगली से एक खून की बूंद उसकी उंगली से लगी तो मैंने उसके हाथ को लाल होते हुए देखा। मेरे हाथ से सफेद रंग का एक धुएं जैसा हाथ उसके हाथ को पकड़े हुए था। उसके बाद वो झटका मुझे फिर से महसूस हुआ। मैं पीछे जा गिरा। हाथ की वो गर्मी अब हाथ की ठंडक में बदल गई थी। शरीर की वो जकड़न जैसे ठीक हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कोई बोझ शरीर से उतर गया हो। वो अघोरी हंसने लगा था। अब ये तालकी मेरा शाप है, ये मेरे साथ रहेगी और इसका इस्तेमाल मैं करूँगा। वो अघोरी मेरे सामने उल्टियाँ कर रहा था और हंसे जा रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आप अपना ख्याल रखिएगा। इसके बाद मन में बेतुका सा ख्याल आया, कैसी दिखती है वो तालकी? मैं उस अघोरी से यही कह रहा था और उस अघोरी ने हंसते हुए मेरी तरफ हाथ किया और कहा, दिखा तालकी से अपना रूप। उस हाथ से एक बड़ा सा चेहरा जैसे धुएं की तरह ऊपर उठा था। वो किसी चुड़ैल का चेहरा नहीं था। वो बड़ी बड़ी आंखें किसी औरत की ही थीं, लेकिन बहुत ज़्यादा भयानक। धीरे धीरे वो आकार बड़ा होता गया था। वो पीछे बहुत विशाल आकार जो धीरे धीरे अब करीब आ रहा था। वो आंख इतनी विशाल थी जो ऐसा लग रहा था मुझे दबा ही देगी। ऐसा भयानक चेहरा करीब आ रहा था और मैं खुद को बहुत सूक्ष्म महसूस कर रहा था। वो आंख की पुतली इतनी बड़ी मेरे करीब आ गई। आंख के अंदर का कण दिख रहा था जो धीरे धीरे करीब आ रहा था। उसका आकार भी बड़ा हो रहा था। हर तरफ बस आंख छाई थी, उसका कण छाया था। कण के अंदर के छोटे कण तक दिखे थे और ये मेरे पैरों को कंपाने के लिए काफ़ी थे। आंखें भींच ली मैंने, इससे ज़्यादा देख नहीं सकता था मैं। रोता गिड़गिड़ाता मैं कहने लगा था, बस मैं और नहीं देख सकता, बस। तो उस अघोरी ने कहा, चले जाओ, तुम्हें मुक्ति मिल गई है, ये तुम्हें दोबारा तंग नहीं करेगी, ये अब मेरे साथ रहेगी, तुम यहाँ से जा सकते हो, बस पीछे मुड़कर मत देखना, यहाँ से सीधे निकल जाना। मैंने वैसा ही किया। मैं भागता हुआ उस जंगल से बाहर आ गया था। उस जंगल से भागता भागता मैं अपने घर के करीब आना चाहता था। बहुत लंबा सफ़र था, काफ़ी समय लग गया और घर आकर मैंने कुछ ब्रेड के टुकड़े खाए। उल्टी नहीं आई। ढेर सारा पानी पिया। मैं पूरी रात थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ खाता रहा था और पेट को सुकून मिला था उस दिन मुझे। जैसे बहुत समय से भूखा था मैं, कोई इलाज ढूंढ नहीं पाया था। अब भी सोचा करता हूँ, क्या है तालकी जो किसी पुरानी किताब में मुझे जानकारी मिलती ही नहीं? कहाँ होगी उसकी जानकारी? और क्या हुआ होगा उस अघोरी के साथ? मैं जानता हूँ वो कोई अजीब सी भयानक शक्ति थी जो उसे भी मार सकती है, लेकिन वो अघोरी हंस रहा था जाते वक्त। वो उसका कुछ करने वाला था। उसके बाद क्या हुआ होगा मुझे आज भी जानने की इच्छा होती है, लेकिन मैं जान नहीं पाता। आज भी ढूंढता हूँ तालकी क्या है, मुझे उसका जवाब मिलता ही नहीं। एक बात का सुकून ज़रूर है मुझे, मैं बच गया उससे। अगर वो अघोरी मेरे सामने ना आता तो क्या करता मैं?